मेरे बेटा की जिंदगी तू ही बनाओगी। तेरी जैसी बीननी मुझे तो ढूंढोड़ी भी ना मिलेगी। आज अगर सासू माँ जिंदा होती तो ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। घबराने की कोई बात ना है सुनीता। मैं जो भी करूँगा मेरा मतलब हम तीनों के भले के लिए करूँगा। विश्वास रख हमारे पे। थे माने जी विश्वास को ढांढस मंदायो थो, उसको हिसाब को नहीं कर सकूं मैं, वरना खुद को समझा पाती कि थे माने झूठ गया था या वक्त की मजबूरी के कारण इतना बड़ो फैसलो लियो। यो भगवान सिर्फ नाम को है, बस एक ही तो चीज मांगी थी उसे, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, और वो भी ना नसीब हुई माने, इसलिए आज अपना पति बांटना पड़ रहे हो है। थे खुश तो हो ना? मारे घर नयो मेहमान आने वालो है। के लागे है, लड़को होवेगो कि लड़की? अच्छा नाम तो मैं ही रखूंगी उसका। अरे घनी उतावली मना हो, अभी घर चाला फिर तय कर लीजिए जो करना है। हाँ चालो, पर थे तो बताया ही कोनी कि थे खुश हो के ना। अरे बच्चों तुम्हारे दोनों को ही है, मैं तो खुश होऊंगा ही। पर थारो चेहरो तो कुछ और ही बोले है, थे खुश तो कोनी लाग रहा, कोई तो बात जरूर है। रे बावली, थारे मतलब की बात ना है, हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहे हो। अच्छा तू ये बता, मिठाई कौन सी खावेगी? नुक्ती वाला लाडू लाऊं, बर्फी खागी कि मोटे हलवाई की जलेबी? माने तो खोए आली बर्फी चोखी लागे, वही लेता आई हूँ। चल ठीक है, तू घर चल, मैं बर्फी लेके आऊं। घर लौटते वक्त पूरे रास्ते सुनीता गहरी दुविधा में नजर आ रही थी, जैसे घबराहट ने उसे जकड़ लिया हो। एक माँ के लिए उसके पहले बच्चे की खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी। पहले बच्चे की खबर पर अपने पति मुकेश का सूखता हुआ चेहरा देखकर काफी डर गई थी सुनीता। 19 बरस की उम्र में सुनीता को यह दिन देखना पड़ रहा था। माना कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था सुनीता और मुकेश की शादी को, पर इतना तो समझने लगी थी वो। शादी के कुछ ही महीनों में सास ससुर का देहांत होने के बाद से ही पूरा घर संभालने लगी थी वो। राजस्थान के एक छोटे से डूंगर की रहने वाली लड़की से और कितनी अपेक्षा रख सकते हैं आप, जिसे सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाया गया हो। न जाने कैसी किस्मत लिखवा कर आई थी वो ऊपर वाले से। ये ले, और 1 किलो बर्फी लाया हूँ, और मोटा हलवाई तो टोक भी रहा था कि कोई खुश खबर है क्या। हाय राम, आपने कुछ बोल तो नहीं दिया? अरे बावली, मुझे भी पता है अभी कुछ नहीं बताना किसी को, ऐसे मामलों में नजर जल्दी लागे है। आ बैठ। सुनीता ने कैलेंडर में अब अपनी शादी की पहली सालगिरह की तारीख के आगे डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख पर गोला लगा लिया था। बहुत खुश थी उस तारीख को लेकर, अपने होने वाले पहले बच्चे को लेकर, पर उसकी यह खुशी कई सवालों की चादर में ढकी थी। एक एक पल भारी लग रहा था। मुकेश को झूठी खुशी में लिपटा देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था। समझ चुकी थी वो अंदर से कि काफी परेशान है मुकेश। उस रात मुकेश काफी देर बाद घर वापस लौटा। काफी अलग सा दिख रहा था। उसका मौन रूप बड़ा ही अजीब था। इतनी खुशी के दिन मुकेश का यह बर्ताव चुभ रहा था सुनीता को। वह जानना चाहती थी वो बात जिसे लेकर इतनी चिंता में था मुकेश, और उसे जाहिर नहीं करना चाह रहा था। सुनीता के काफी पूछने पर भी मुकेश ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने मानो बस एक ही चीज रट रखी थी जो हर बार दोहरा देता। विश्वास रख हमारे पे, मैं जो भी करूँगा मेरा मतलब हम तीनों के भले के लिए करूँगा। लेकिन इसी चिंता के कारण सुनीता के चेहरे पर से बेसाख्ता और बेपरवाह रहने वाली हंसी की जो खनक थी वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी। उसकी यह हालत देखकर मुकेश वो बात ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सका और सुनीता को कह ही दिया। सुनीता, माँ बाबा के जाने के बाद एक तू ही तो है मेरी जिंदगी में, पर तूने न जाने क्यों ये गलत फहमी पाल रखी है
कि मैं अपने पहले बच्चे से खुश ना हूँ। बात वो ना है, दरअसल मैं तुझे यूँ रोज़ रोज़ परेशान होता ना देख सकूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। और ये फैसला मैंने औरों को देख के ना करा है, बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से लिया है। और मैंने एक लड़की भी पसंद की। थोड़े दिन में दौलतराम पंडित शादी की तारीख भी तय कर देगा। तुम मुझे समझेगी ना? यह सब सुनकर सुनीता के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सुन पड़ गई थी वो उस पल के लिए। उसके मन में सवालों का जो अंबार था वो मुकेश के इस फैसले की आंधी में ढेर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुकेश से अब पूछे भी तो क्या पूछे। आखिर उसने इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से जो कह दी थी। अरे सरकारी स्कूल में चपरासी था, टीचर जितनी समझ नहीं थी उसमें जो इतना बड़ा फैसला किसी की सलाह मशवरा लिए बिना ही ले लिया था। सुनीता ने जो सपने देखे थे वो बिखर चुके थे। जहन में सासू माँ की वो बात घूम रही थी, तू ही मेरे बेटे की जिंदगी बनाएगी, तेरी जैसी बींदनी तो ढूंढने से भी ना मिले। उस वक्त सिर्फ एक ही बात सोच रही थी वो, काश आज सासू माँ होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। पिछले लम्हों की गांठ बांधकर अफसोस के समंदर में डूब गई थी, जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। मुकेश की बात सुनने के बाद एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला था उसने। घर का माहौल एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। अपने पहले बच्चे को देखने के लिए बेताब हो रही उसकी प्यासी आंखों में इतने आंसू कहां से आ गए थे। उस रात घर में कोई नहीं सोया। मुकेश ने रात भर सुनीता को समझाया कि उसका यह कदम तीनों की भलाई के लिए था। कई घंटों की बातचीत के बाद मुकेश ने फिर से सुनीता की आंखों में आंखें डाली और पूछा, तुम खुश तो हो ना? जवाब में सुनीता ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। अगले ही दिन दौलतराम पंडित ने 18 दिन बाद की शादी की तारीख तय कर दी। क्योंकि यह शादी धूमधाम से नहीं होनी थी, इसलिए सभी छोटी मोटी तैयारियां वक्त रहते हो गई थी। 18 दिन मानो 18 मिनट में निकल गए थे। इतने दिनों में सुनीता में काफी बदलाव आ गया था। उसने अब अपनी तकलीफों को खामोशी के दामन में दफनाना सीख लिया था। शादी के दिन सुनीता ने दौलतराम पंडित के साथ मंदिर में पहले ही पहुंचकर फेरों की सभी तैयारियां कर ली थी। देखते ही देखते फेरे भी पड़ने लगे थे। सुनीता का मुकेश को खो देने का एहसास इतना गहरा था कि कुछ और महसूस ही नहीं कर पा रही थी। मुकेश की दूसरी शादी चारू नाम की 35 वर्षीय महिला से हो रही थी, जो उसी डूंगर की रहने वाली थी और 1 साल पहले ही विधवा हुई थी। उस वक्त जब सुनीता मुकेश और चारू को अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते देख रही थी, तब उसे सिर्फ मुकेश का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो सुनीता से नजरें चुरा रहा था। बिल्कुल उसी मुसाफिर की तरह जो अपने हम सफर को लंबे रास्ते पर पैदल चलता छोड़ जिंदगी की नई बस में सवार हो जाए। अपना सब कुछ दूसरे के दामन में जाने का एहसास उसके दिलो दिमाग को जानलेवा बीमारी की तरह खत्म करने लगा था। शादी के बाद जब मुकेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ लौटा, तब अपने घर को देखकर काफी हैरान था वो। उसकी ये हैरानगी लज्जा में परिवर्तित होकर उस वक्त तार तार हो गई जब उसने देखा कि सुनीता ने अपने हाथों से अपने पति की दूसरी सुहाग रात के लिए उसकी सेज सजा रखी थी। वह छोटा सा कमरा मुकेश और चारू के बीच उस शून्य रिश्ते की तरह था जिसमें सुनीता की कोई जगह नहीं बची थी। बिछड़न और मिलन की उस रात सुनीता उनके कमरे के बाहर दहलीज पर बैठी रही।
उसकी आंखें किस्मत को कोसते कोसते अंदर कमरे में रात भर से जल रहे दिए के साथ बुझ गई। अगली भोर अपने कमरे के किवाड़ खोलते ही चारू ने सुनीता को चौखट के सामने जमीन पर लेटा पाया। उसने धूल में सनी सुनीता के कंधे पर हाथ रखा, जिससे सुनीता की आंख तुरंत खुल गई। दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में अपनी आगे की जिंदगी के लिए समझौता कर लिया था। अब सुनीता भी उन महिलाओं में से एक थी जो अपने आप को इसलिए कोसती है कि वे भारत के उस जगह पर रहती है जहां पानी की कीमत चुकाने के लिए पति बांटना पड़ता है। यह कहानी उस गांव के हर तीसरे घर की है जहां व्यक्ति पानी की किल्लत से उबरने के लिए दूसरी शादी करता है ताकि उसकी दूसरी पत्नी दूर दराज जाकर उसका घर चलाने के लिए पानी लेकर आए। मुकेश सुनीता को गर्भावस्था में रोजाना इतनी दूर पानी के घड़े ले जाता नहीं देख सकता था। इस समय उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बस यही चाहता था। इसलिए वही किया जो उस गांव में बरसों से होता आ रहा है। आपके और मेरे जैसे समाज के ठेकेदार इस प्रथा को बेशक कुरीति ठहरा सकते हैं, पर जब सवाल प्यासे मरने का हो तो कानूनी किताबों का हर जवाब बेबुनियादी पड़ जाता है। नमस्कार साथियों, तो ये हमारी छोटी सी कहानीकार टीम है और अगर आप चाहते हैं कि हर महीने हमारी नई कहानियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस फिल्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, सारे के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आप पर्सनली भी हमको मैसेज करके फेसबुक पेजेस पर या ईमेल से भी हमको सुझाव दे सकते हैं। आभार।